नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को, और परंपरा की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो उसमें हमने कंप्लीटली आपके पहले 10 कवियों को और फिर उसके बाद अन्य इतिहासकार आपके कौन कौन से थे उनको भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन के बारे में, कि किस कवि ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास उसका काल विभाजन किस प्रकार से किया था। जैसे कि आपके मैं अगर बात करती हूँ तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का समय सीमा क्या मानी थी, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी थी, और रीति काल की समय सीमा क्या मानी थी, और अगर मैं बात करती हूँ आपके आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी थी। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो है बिल्कुल साथियों काल विभाजन को पढ़ना है। अलग अलग आपके जो है लेखक हैं उनके अनुसार, अलग अलग कवि हैं उनके अनुसार आपको जो है हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन पढ़ना है। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में साथियों, वो है आपके मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। किसके अनुसार? आपके मिस्र बंधुओं के अनुसार जो है हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। बिल्कुल आपको जो है साथियों एकदम से देखना है, डीपली से देखना। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ये ध्यान रखना है कि हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन हम पढ़ रहे हैं। अब किस प्रकार से इन्होंने काल विभाजन क्या किया था, यहाँ आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? प्रारंभिक काल। भक्ति काल को क्या कहा था? माध्यमिक काल। और रीति काल को क्या कहा था? अलंकृत काल। और आधुनिक काल को क्या कहा था? परिवर्तन काल। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मिस्र बंधुओं ने आदि काल को क्या कहा था? आपके प्रारंभिक काल। ठीक है, भक्ति काल को क्या कहा था? माध्यमिक काल। रीति काल को क्या कहा था आपके मिस्र बंधुओं ने? पता आपको काफी बार प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में कि आपके मिस्र बंधुओं के अनुसार रीति काल को जो है क्या नाम उपनाम दिया गया है, तो आपके क्या कहते हैं? वो अलंकृत काल कहते हैं। ठीक है, और आधुनिक काल को क्या कहते हैं? ये तो परिवर्तन काल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि इन्होंने जो है आपके आदि काल की समय सीमा क्या मानी थी। इनके इनके अनुसार जो है सबसे पहला जो है इनका डिवाइडेशन यानी इनका जो है समय सीमा पार्ट जो है किस प्रकार से इन्होंने माना था। तो प्रारंभिक काल की अगर हम बात करते हैं यानी कि आदि काल की हम बात करते हैं, इन्होंने कब से लेकर कब तक इनकी जो है समय सीमा मानी है। तो इन्होंने साथियों दो भागों में विभाजित किया था आदि काल को, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। किस प्रकार से? एक तो इन्होंने माना था पूर्व प्रारंभिक काल और एक माना था आपके उत्तर प्रारंभिक काल। किसको? प्रारंभिक काल यानी आपके आदि काल को जो है दो भागों में विभाजित किया था। अब हम यहाँ बात करते हैं अगर डायरेक्टली कि इनका जो है समय सीमा क्या रहने वाली है प्रारंभिक काल की, तो 700 से आपके विक्रम संवत 700 से क्या रहने वाली है? 1444 विक्रम संवत आपके जो है किसकी प्रारंभिक काल की समय सीमा रहने वाली है। जिसमें हम बात करते हैं आपके पूर्व प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या है साथियों, तो विक्रम संवत 700 से 1343 जो है आपके पूर्व प्रारंभिक काल की समय सीमा मानी है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या मानी है आपके, तो 1344 से आपके 1444 किसकी मानी है? उत्तर काल की जो है उत्तर प्रारंभिक काल की समय सीमा मानी है। अब आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है, जैसे कि आपके प्रारंभिक काल की समय सीमा 1700 से 700 से आपके 1444 विक्रम संवत, और अगर हम बात करते हैं पूर्व प्रारंभिक काल की तो आपके 700 से 1343, और उत्तर प्रारंभिक काल की 1344 से आपके 1444 विक्रम संवत। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि दूसरे प्रकार से हम अगर हम बात करते हैं, इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा था? माध्यमिक काल कहा था। क्या कहा था? माध्यमिक काल। ठीक है, इन्होंने भक्ति काल को भी जो है साथियों दो भागों में विभाजित करके इन्होंने जो इसकी समय सीमा मानी है, जैसे पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। किस प्रकार से? पूर्व माध्यमिक काल और आपके प्रौढ़ माध्यमिक काल। इन्होंने अगर हम बात करते हैं माध्यमिक काल, इसकी समय सीमा क्या मानी है? 1445 से आपके मानी है इन्होंने आपके 1680 विक्रम संवत। ठीक है, ध्यान रखना है आपको क्या मानी है? 1445 से 1680 विक्रम संवत। ठीक है, अब किस प्रकार से इन्होंने मानी थी? पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा क्या मानी है आपके? 1445 से 1560 विक्रम संवत। 1445 से 1560 विक्रम संवत आपके किसकी मानी है? तो आपके पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा मानी है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा क्या मानी है? 1561 से आपके 1580 विक्रम संवत। क्या मानी है प्रौढ़ माध्यमिक काल की? 1561 से 1680 विक्रम संवत। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अलंकृत काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी है साथियों, तो अलंकृत काल को भी आपके जो है रीति काल को भी दो भागों में, एक तो पूर्व अलंकृत काल और आपके उत्तर अलंकृत काल। कौन कौन सा? पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ठीक है,
हम यहाँ बात करते हैं इन्होंने अलंकृत काल की समय सीमा क्या मानी है, तो 1681 से विक्रम संवत 1889 विक्रम संवत इन्होंने जो है अलंकृत काल की समय सीमा मानी है। कहाँ से लेकर कहाँ तक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपके इन्होंने मानी है साथियों 1681 से विक्रम संवत आपकी कब तक मानी है, 1889 विक्रम संवत तक इन्होंने समय सीमा मानी है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं आपके पूर्व अलंकृत काल की समय सीमा 1681 से 1790 विक्रम संवत मानी है, और वहीं आपके उत्तर अलंकृत काल की जो समय सीमा है 1791 से 1889 विक्रम संवत मानी है। ठीक है, आगे आते हैं आपके चौथे नंबर पर साथियों, वो है आपके परिवर्तन काल। कौन सा, परिवर्तन काल, और एक है आपके वर्तमान काल। ठीक है, इनके अनुसार अगर हम बात करते हैं इन्होंने परिवर्तन काल, तो इसकी समय सीमा क्या मानी है, 1890 से 1924 विक्रम संवत, और वर्तमान काल की समय सीमा क्या मानी है, 1926 से आपके जो है विक्रम संवत अब तक की जो समय सीमा है आपके किसकी मानते हैं, परिवर्तन वर्तमान काल की मानते हैं। किस प्रकार से, परिवर्तन काल की समय सीमा 1890 से 1924 विक्रम संवत, और वर्तमान काल की जो समय सीमा है 1926 से अब तक विक्रम संवत जो है इन्होंने समय सीमा मानी है। ठीक है, ये किसके अनुसार था, आपके मिस्र बंधुओं के अनुसार समय सीमा थी, है ना। आगे हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं साथियों आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने क्या समय सीमा जो है मानी है, किसकी, आपके हिंदी साहित्य इतिहास की। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था, आपके वीरगाथा काल, भक्ति काल को सॉरी आपके जो है पूर्व मध्य काल, इसको क्या कहा था आपके भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को क्या कहा था रीति काल, और आपके जो है आधुनिक काल को क्या कहा था इन्होंने गद्य काल कहा था। ठीक है, अब इसकी समय सीमा इन्होंने क्या मानी थी, तो आदि काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी थी साथियों, विक्रम संवत 1050 से 1375। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि साथियों कि आपके मिस्र बंधुओं ने भी विक्रम संवत में माना है, और आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये भी आपके विक्रम संवत में ही जो है आपके समय सीमा मानते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो इन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, आदिकाल या फिर वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है, तो विक्रम संवत 1050 से 1375 मानी है। ठीक है, आगे आते हैं आपके पूर्व मध्य काल। इसकी अगर हम बात करते हैं पूर्व मध्य काल के साथियों, यानी आपके भक्ति काल की समय सीमा, तो इसकी समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से आपके 1700 मानी है। कब से लेकर कब तक, 1375 से आपके 1700 तक जो है इसकी समय सीमा मानी है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इनके अनुसार जो है उत्तर मध्य काल यानी रीति काल की समय सीमा क्या मानी है, तो आपको मानी है विक्रम संवत 1700 से 1900 मानी है। ठीक है, और आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है इन्होंने, तो विक्रम संवत 1900 से 1984। क्या मानी है, 1900 से 1984 इन्होंने समय सीमा मानी है। ये किसके अनुसार है साथियों, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल की विक्रम संवत 1050 से 1375, भक्ति काल की 1375 से 1700 विक्रम संवत में ही है, रीति काल की आपके 1700 से 1900, और आपके गद्य काल यानी आधुनिक काल की आपके जो है 1900 से 1984 विक्रम संवत मानी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके तीसरे नंबर पर आते हैं आपके साथियों, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। किसके अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो है काल विभाजन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने किस अनुसार जो है हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन माना था। सबसे पहले अगर यहाँ हम बात करते हैं आपके, इन्होंने संधि काल और चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं साथियों, जो आपके राम कुमार वर्मा है इन्होंने आदि काल को संधि काल व चारण काल कहा था। किसको, आदि काल को इन्होंने साथियों संधि काल व चारण काल कहा था, यानी कि इन्होंने आदि काल की जो समय सीमा है वो आदि काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी थी, अगर हम बात करते हैं इन्होंने आदि काल समय सीमा। ठीक है, इनके अनुसार आदि काल की समय सीमा क्या है साथियों, तो वो है आपके विक्रम संवत 750 से आपके 1375 मानी है। कब से लेकर कब तक, विक्रम संवत 750 से 1375 इन्होंने जो है इसकी आदिकाल की समय सीमा मानी है। लेकिन इन्होंने आदिकाल को जो है अलग नाम से पुकारा था, इन्होंने आदिकाल को संधि काल व चारण काल कहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने आदिकाल में जो है संधि काल की समय सीमा क्या मानी है, तो वो मानी है आपके विक्रम संवत 700 से 1000। कब मानी है, विक्रम संवत 700 से 1000 मानी है। वहीं आपके चारण काल की समय सीमा क्या मानी है इन्होंने, तो विक्रम संवत 1000 से 1375 मानी है। ठीक है,
है, आपको ये ध्यान रखना है। और आदिकाल में अगर आपको पूछा जाए आपके राम कुमार वर्मा के अनुसार, तो आपके क्या माननी है, 750 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके भक्ति काल की समय सीमा क्या मानते हैं साथियों। तो भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से आपके 1700 मानते हैं। कब से लेकर कब तक, विक्रम संवत 1375 से 1700 मानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रीतिकाल की। इन्होंने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो विक्रम संवत 1700 से 1900। अब आपको ध्यान रखना है 750 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि आप भूल जाओ, कुछ याद नहीं रहेगा, हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि ज़्यादा डीपली ऐसा मतलब विशेष ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है, विक्रम संवत 1700 से 1900। क्या मानी है, विक्रम संवत 1700 से 1900 मानी है। और अगर हम बात करते हैं आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है, तो विक्रम संवत 1900 से अब तक मानी है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है साथियों, विक्रम संवत 1900 से अब तक मानी है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इन्होंने आदिकाल की समय सीमा तो 750 से 1375 विक्रम संवत मानी थी। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं, इन्होंने जो है आपके आदिकाल में संधि काल की जो समय सीमा है क्या मानी थी, आपके 750 से 1000। और आपके चारण काल की जो आपके 1000 से 1375। ठीक है, भक्ति काल की हम बात करते हैं 1375 से आपके 1700, रीति काल की 1700 से 1900, और आपके जो है आधुनिक काल के 1900 से अब तक। ठीक है, और किसमें, विक्रम संवत। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार काल विभाजन। किसके अनुसार, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार काल विभाजन की हम बात करते हैं साथियों। उससे पहले आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है प्रबोध क्लासेज, यानी कि साथियों आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है, क्योंकि जहाँ तक आपके जो कमेंट देखती हूँ मैं, मुझे कमेंट जो है हर क्लास के अंदर कमेंट आता है कि मैम काफ़ी अच्छी क्लास है, प्लीज़ आप रेगुलर क्लास लिया करो। तो रेगुलर क्लास का थोड़ा सा क्या कुछ यहाँ प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम। हालांकि वो समस्याएं हमारी है, हमने जो है थोड़ा दिक्कत आ रही है नेटवर्क प्रॉब्लम में, तो कोई बात नहीं है, बहुत जल्द इस समस्या को सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन आपका जो है साथियों, आप लोगों से मैं थोड़ी इतनी सी आशा या फिर उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं, तो फिर आप लोग जो है क्लास को शेयर क्यों नहीं करते हो। और दूसरी बात, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट शेयर करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने जो है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। ठीक है, लेकिन आपका काम क्या बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लासें बिल्कुल आपको रेगुलर मिल रही है ना, कभी कभार नहीं हो पा रही, तो भी बीच में भी किसी कारणवश नहीं हो पाई है ना। बाकी इसके बाद आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। टेलीग्राम में जो आपका जो है एक बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ से जो हर क्लास की जो भी क्लास होती है उसकी हर एक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जाती है। अगर जो स्टूडेंट मान लो इस समय अगर यहाँ से जो है नोट्स नहीं लिख पा रहा हो, तो हो सकता है वो डायरेक्टली नोट्स निकलवा के या फिर आपको जो है डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकता है ना। तो ये आपकी सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, तो साथियों आपको टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो थोड़ा आप हमें भी निराश मत किया करो, है ना। ठीक है, हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। इन्होंने आदि काल को क्या कहा था, प्रारंभिक काल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, और आपके जो है रीति काल को उत्तर मध्य काल, और आपके आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा था, आधुनिक काल कहा था। ठीक है, अब हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं आपके सामने कि इन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो 1184 से 1350 ईस्वी क्या माना है, इन्होंने ईस्वी माना है। बाकी आपके मिस्र बंधु और आपके जो है साथियों, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था आपके शुक्ल जी के अनुसार, इनके अनुसार उन्होंने विक्रम संवत में माना है। लेकिन आपके गणपति चंद्रगुप्त जी जो है आपकी ये ईस्वी में मानते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, आदिकाल या फिर प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या है, तो आपके वो है 1184 से 1350 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इन्होंने पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है, 1350 से 1600 ईस्वी। क्या मानी है, 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्य काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी है, यानी आपके रीति काल की समय सीमा क्या मानी है इन्होंने, तो 1600 से 1857 ईस्वी। ठीक है, 1600 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है इन्होंने, तो 1857 से अब तक की जो है ईस्वी, अब तक का जो समय है आपके, यहाँ तक इन्होंने आधुनिक काल की समय सीमा मानी है। ठीक है, आपको यहाँ तक बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं साथियों, बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। किसके अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से माना था, है ना। ठीक है,
कल की क्लास में हमने देखा था, इनकी पुस्तकें हमने देखी थी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, कल की क्लास में हमने देखा था ना, बिल्कुल। तो आपको ध्यान होना चाहिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि इसका जो है कब प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, ये पुस्तक इनकी कब प्रकाशित हुई थी साथियों। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी कब, 1900, आपको यहाँ नहीं दिख रहा मुझे पता, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ 1978 है, ठीक है। क्या है, 1978 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। हम बात करते हैं इनके अनुसार कि जो है हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन क्या माना था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने जो है आदिकाल, इसकी समय सीमा का उल्लेख नहीं है, इसमें नहीं मिलता, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। भक्तिकाल, भक्तिकाल की समय सीमा इन्होंने 1400 से 1650 ईस्वी मानी है। रीतिकाल की समय सीमा सन 1650 से 1857 ईस्वी मानना है, ठीक है। और आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी इन्होंने, तो 1857 से अब तक इन्होंने समय सीमा मानी है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। बहुत सारे यहाँ पे रमाशंकर शुक्ल रसाल पढ़ते हैं, लेकिन ये रमाशंकर नहीं है साथियों, ये रामशंकर शुक्ल रसाल है, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1931 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनके अनुसार की समय सीमा क्या है। तो इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यानी कि इन्होंने आदिकाल, आदिकाल को आदिकाल और भक्ति काल को मध्य काल, रीति काल को आधुनिक काल, और आपके जो है आधुनिक काल को वर्तमान, इन्होंने वर्तमान काल इन्होंने कहा था, ठीक है। आदिकाल में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल, ठीक है। एक तो पूर्वार्ध आदिकाल और एक आपके उत्तरार्ध आदिकाल, इन्होंने किस प्रकार समय माना, दो भागों में माना था समय सीमा। पूर्वार्ध आदिकाल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी थी, विक्रम संवत 1000 से 1200, क्या मानी थी, विक्रम संवत 1000 से 1200। और उत्तरार्ध आदिकाल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी थी, तो विक्रम संवत 1200 से 1400, ठीक है। यानी कि आपके आदिकाल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी थी, विक्रम संवत 1000 से 1400, आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इन्होंने मध्यकाल या फिर भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो इसको क्या नाम दिया था, हिंदी साहित्य की किशोरावस्था, ठीक है। पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल, ठीक है। आदिकाल को पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल, ऐसे ही मध्यकाल यानी भक्तिकाल को पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल। इसकी समय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वार्ध मध्यकाल की समय सीमा विक्रम संवत जो है 1400 से 1600, और उत्तरार्ध मध्यकाल की समय सीमा क्या है आपके 1600 से 1800, ठीक है। आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी थी, आपके हिंदी साहित्य की युवावस्था इसको कहा था, इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1800 से 1900 मानी थी। और अगर आगे हम बात करते हैं वर्तमान काल की, इन्होंने यानी आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी थी साथियों, तो वो मानी थी आपके विक्रम संवत 1900 से लगातार, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी पुस्तक है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। इनके अनुसार अगर हम काल विभाजन की बात करते हैं साथियों, तो आप देख सकते हो इन्होंने आधुनिक काल को जो है बहुत डीप से इन्होंने जो है विभाजन किया था, अलग अलग नामों से इन्होंने जो है आपके आधुनिक काल को बताया था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, 7वीं सदी के मध्य से आपके किसकी, 7वीं सदी के मध्य से आपके 14वीं सदी के मध्य तक जो है इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है। किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है साथियों, आपको लिखा हुआ भी एग्जाम में इसी प्रकार से मिलेगा, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, आपको इस प्रकार से हिंदी में ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ना। और भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने 14वीं सदी के मध्य से आपके 17वीं सदी के मध्य तक इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा मानी है। आगे हम बात करते हैं रीति काल की समय सीमा, तो 17वीं सदी के मध्य से आपके 19वीं सदी के मध्य तक जो है इन्होंने जो है आपके रीतिकाल की समय सीमा मानी है। और अगर आगे हम बात करते हैं तो 19वीं सदी के मध्य से जो है आपके अब तक जो किसकी समय सीमा मानते हैं, ये आधुनिक काल की समय सीमा मानते हैं। अगर साथियों यहाँ हम बात करते हैं इन्होंने आधुनिक काल को जो है किस प्रकार से क्या क्या नाम दिया था आपके नगेंद्र जी ने, तो यहाँ हम बात करते हैं इन्होंने आधुनिक काल को जो है साथियों पुनर्जागरण काल कहा था। किसको, भारतेंदु युग जो है आपका भारतेंदु युग, इसको इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा था। द्विवेदी युग को क्या कहा था, जागरण सुधार काल कहा था। इन्होंने छायावाद को जो है छायावाद काल कहा था। और आपके जो छायावादोत्तर काल है, इसके अंतर्गत इन्होंने प्रगतिवाद या फिर आपके प्रयोग काल कहा था, और नवलेखन काल भी कहा था, ठीक है। और इसकी समय सीमा इन्होंने क्या मानी थी, तो पुनर्जागरण काल यानी आपके भारतेंदु युग जो है साथियों, उसकी समय सीमा इनके अनुसार 1857 से 1900 ईस्वी मानी जाती है, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं जागरण सुधार काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी थी, आपके द्विवेदी युग की तो 1900 से 1918 ईस्वी मानी थी। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 मानी थी। और आपके छायावादोत्तर काल यानी आपके प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जो है दोनों, इसकी समय सीमा जो है साथ ही 1938 से 1953 ईस्वी मानी थी। और नवलेखन काल की समय सीमा क्या मानी थी, 1953 से अब तक। ठीक है, ये आपके किसके अनुसार है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। किसके अनुसार, जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 11 कालों में जो है साथ ही हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन किया था। कितने कालों में, 11 कालों में। हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम काल विभाजन का जो है साथियों प्रयोग जो है किसने किया था, सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन करने का जो है सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है आपके, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है। ठीक है, हम बात करते हैं इनके अनुसार कि इन्होंने 11 जो काल है इनके किस अनुसार इन्होंने विभाजित किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं चारण काल। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पे ये बताएंगे कि संधि और चारण काल कौन कहते थे और आपके जो है केवल चारण काल कहने वाले कौन है। ठीक है, संधि व चारण काल कौन कहते हैं साथियों, तो वो कहते हैं आपके संधि व चारण काल आदि काल को कौन कहते हैं, आपके राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, संधि व चारण काल। अब जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का कहते हैं आपके चारण काल कहते हैं, ये भी आपको कंफ्यूजन दूर करना है। ठीक है, इसकी समय सीमा 700 से 1300 ईस्वी माननी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं आपके इनके अनुसार जो है इनके अनुसार काल विभाजन वो है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। क्या है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरे नंबर पर है जायसी की प्रेम कविता। चौथे नंबर पर है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। क्या है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और इसकी समय सीमा क्या मानी है, 1500 से 1600 ईस्वी। क्या मानी है, 1500 से 1600 ईस्वी इसकी समय सीमा मानी है। पांचवें नंबर पर है आपके साथियों हैं मुगल दरबार। छठे नंबर पर इनकी समय सीमा क्या रही थी, तो तुलसीदास। सातवें नंबर पर रीति काव्य जिसकी समय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो 1580 से 1692 ईस्वी मानी थी। ठीक है, आठवें नंबर पर है आपके तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति जिसकी समय सीमा 1600 से 1700 ईस्वी मानी है। आपके 90वें नंबर पर है 18वीं शताब्दी। 10वें नंबर पर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान जिसकी समय सीमा 1800 से 1857 ईस्वी तक मानी है। ठीक है, और 11वें नंबर पर कौन है आपके, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। किसके, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और साथ ही यहाँ से तो बिल्कुल पहले आपको प्रश्न पूछा गया था, तो बिल्कुल मोस्टली है कि आपको फिर से ध्यान रखना है कि यहाँ से पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको 3 ऑप्शन इसमें से देखने को मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको कोई और देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के अनुसार क्या काल विभाजन रहा था, तो चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये आपको जो है साथी बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके अगले नंबर पर आते हैं साथियों आपके नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अनुसार जो है हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन क्या माना गया था। ठीक है, इन्होंने आदिकाल की जो है साथियों समय सीमा क्या मानी थी, विक्रम संवत 1050 से 1375 मानी थी। ठीक है, क्या मानी थी, विक्रम संवत 1050 से 1375 यानी अगर हम बात करते हैं तो 993 से 1318 ईस्वी। अगर आपको विक्रम संवत में से ईस्वी सन निकालना है तो आपको 57 माइनस करना, ताकि आपका जो है विक्रम संवत में से ईस्वी सन में आपका जो है परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पूर्व मध्य काल की समय सीमा क्या मानी थी, विक्रम संवत 1375 से 1700। ठीक है, या फिर अगर हम ईस्वी सन की बात करते हैं तो 1318 से 1643 ईस्वी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्तर मध्य काल की समय सीमा क्या मानी है, तो विक्रम संवत 1700 से 1900। और अगर हम ईस्वी सन की बात करते हैं तो 1643 से 1843 ईस्वी मानी है। आगे हम बात करते हैं संक्रांति काल। तो संक्रांति काल की समय सीमा इन्होंने 1843 से आपके 1857 तक मानी है। फिर उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो आपको पता है कि आपके जो आधुनिक काल है उसकी जो उसका विभाजन है पूरा आपके नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अनुसार ही जो है आपके आधुनिक काल का पूरा विभाजन जो है इसके अनुसार ही हुआ था। ठीक है, यहाँ हम बात करते जैसे आपके आधुनिक काल की किसके अनुसार साथियों, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अनुसार, जो कि आपके इनके अनुसार समय सीमा है पूरी। तो आपका यहाँ देखना है चौथे नंबर पर आपके कौन है, आधुनिक काल। ठीक है, इन्होंने भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी मानी थी।
द्विवेदी की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी मानी थी। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 मानी थी। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी मानी थी। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1952 ईस्वी मानी थी। नई कविता की समय सीमा 1952 से 1960 ईस्वी मानी थी। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 ईस्वी। समकालीन कविता 1990 से 2000 ईस्वी। और अगर आगे हम बात करते हैं अद्यतन कविता, तो 2000 से लगातार इसने समय सीमा मानी है। किसके अनुसार? आपके नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अनुसार। किसका? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, संक्रांति काल और आपके आधुनिक काल। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके मोहन अवस्थी के द्वारा जो है हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन क्या माना गया था। इन्होंने आदिकाल को आधार काल, भक्ति काल को जो है भक्ति काल, रीति काल और आपके जो है आधुनिक काल को क्या कहा था? विद्रोह काल कहा था। इनके अनुसार अगर हम काल विभाजन की बात करते हैं तो इन्होंने जो है आधार काल, इसकी समय सीमा क्या मानी है? तो 700 से 1400 ईस्वी। ठीक है, भक्ति काल की 1400 से 1600 ईस्वी। रीति काल की समय सीमा 1600 से 1857 ईस्वी। और अगर आगे मैं बात करती हूँ तो आपके आधुनिक काल की समय सीमा 1857 ईस्वी से लगातार इन्होंने समय सीमा मानी है। साथियों, जहां तक हो सका आपका इंपॉर्टेंट जो है साथियों, इनसे जो है आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा काल विभाजन में अगर प्रश्न आएगा तो। बाकी आपको ध्यान कौन कौन से रखने हैं अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो एक तो आपको नागरिक प्रचारण सभा काशी के अनुसार ध्यान रखना है, थोड़ा मोस्ट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो आपको जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन बिल्कुल वेरी मोस्ट है, यहाँ से पहले प्रश्न आ चुका है तो आपको फिर से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो आपके सामने नगेंद्र जी के अनुसार यहाँ से पहले प्रश्न आ चुका है, तो हो सकता है फिर कभी दूसरी बार पूछा जा सकता है, प्रश्न के कुछ कह नहीं सकते हैं ना, तो ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कहाँ से पूछे जा चुके हैं मैं आपको बता देती हूँ पहले। उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो आपके प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों गणपति चंद्रगुप्त जी के अनुसार। यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं आया, लेकिन हालांकि प्रश्न आया था आपके राम कुमार वर्मा से, यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और आपके जो है साथियों शुक्ल के अनुसार, वो तो मोस्ट है, शुक्ल के अनुसार तो हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा है, और जो स्टूडेंट इनकी किताब नहीं पढ़ी है तो समझ लो वो हिंदी साहित्य की जो है तैयारी भी नहीं कर रहा है हिंदी से भी। ठीक है, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी से तैयारी कर रहे हो, तो इनकी पुस्तक होना आपके पास जो है बहुत ही जरूरी है। और आपके मिश्र बंधु के अनुसार भी जो है काल विभाजन जो है पूछा गया है पहले, इनके अनुसार तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, इसके बाद जो है साथियों आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। कल की क्लास में हम बात करेंगे साथियों बिल्कुल शुरुआत से, जो आपके आदिकाल की शुरुआत हो चुकी है। कल हम पढ़ेंगे आपके आदिकाल के नामकरण के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे आपके जो है आदिकाल की जो है कौन कौन सी विशेषताएं हैं थोड़ी, और अगर और मैं बात करती हूँ आपके जैसे नामकरण में आपको पता कर्ता के अनुसार ऐसे कुछ है ना, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। फिर आदिकाल के नामकरण के बारे में कि किस आदिकाल ने जो है किस कवि ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं आपके आदिकाल की समय सीमा के किस जो है आलोचक ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, सिर्फ आदिकाल के संबंध में ही बात करेंगे। ठीक है, किस लेखक ने या फिर किस कवि ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। फिर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के प्रथम कवि कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके आदिकाल के नामकरण की विश्लेषण, कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे को देखनी चाहिए कि आदिकाल की जो है किस प्रकार से इसकी जो है आदिकाल की शुरुआत हुई थी, यह हमें भी देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे आदिकाल की, फिर हम पढ़ेंगे उसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य आपके जो है सारे हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं, लौकिक साहित्य जिसमें आपका गद्य और पद्य बिल्कुल, फिर हम आदिकाल की शुरुआत करने वाले हैं, और बिल्कुल डीप से एकदम मजेदार क्लासें होने वाली है। तो साथियों आपको रेगुलर इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहना है। अगर कोई स्टूडेंट नया आया है तो आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, कंप्लीट सिलेबस हम बहुत जल्दी जल्दी करने वाले हैं। बस एक बार जो है थोड़ा ये नेटवर्क प्रॉब्लम सोल्यूशन मेरे यहाँ थोड़ी सच तो यही है कि है ना, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हमने पहले जियो 5G जो है अनलिमिटेड रिचार्ज करवाया था जो है आपके 4000 का। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे जो है आपके 5G नहीं चल रहा है ना, तो अब हमारा जो है 4000 का रिचार्ज ऐसे ही गया। ठीक है, अब आपको पता है कि यूट्यूब से हमें कुछ पैसा नहीं आता है, आपको ऐसा लगता हो कि मैम यूट्यूब से पैसे कमा रहे, हमें यहाँ से कुछ भी पैसा नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए, लोगों के लिए, और मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिंदी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने जो है बिल्कुल आपके लिए नोट्स बना के आपके सामने आती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हालांकि मैं जो है ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास समय भी नहीं रहता है ना, ठीक है, क्योंकि मैं जो है पहले मैं कहीं ऑफलाइन जाती थी तो मुझे वहां से थोड़ा समय नहीं मिलता था, फिर मेरे को खुद को बोरिंग लगने लग गया था। ठीक है, इसलिए, और अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आपको जो है यहाँ पे बहुत जल्द वाईफाई लगने वाली है, तो आपको जो है लाइव क्लास से फिर से अपनी रहने वाली है, तो लाइव क्लास से अपनी रेगुलर हो जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, रेगुलर जुड़े रहना है। ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन क्लास नहीं आई तो मैं अब क्लास नहीं आने वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।